नमस्कार, जय भीम। मैं अमित बीपीएसए विचारधारा पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे ऐसे साम्राज्य के ऊपर जिसने कई अरसों तक भारत देश में राज किया। वो सबसे बड़ा महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य। सम्राट अशोक का नाम प्राचीन भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखता है। उनके अस्तित्व के बारे में दुनिया को तब तक कोई जानकारी नहीं थी जब तक कि 1837 में ब्रिटिश विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता नहीं पाई। यह शिलालेखों में अशोक का नाम सीधे तौर पर नहीं लिखा गया था, बल्कि उन्हें देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी जैसे उपाधियों से संबोधित किया गया था। इसलिए प्रारंभ में यह स्पष्ट नहीं था कि यह शिलालेख किस राजा के हैं। बाद में श्रीलंका की बौद्ध ग्रंथों और अन्य स्रोतों के माध्यम से यह पुष्टि हुई कि देवानाम प्रिय प्रियदर्शी वास्तव में सम्राट अशोक ही है। अशोक के शिलालेख मौर्य साम्राज्य के इतिहास को समझने के लिए सबसे प्रामाणिक और प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं। ये शिलालेख पत्थरों, स्तंभों और गुफाओं की दीवारों पर खुदे गए हैं और इनमें अशोक की नीतियों, विशेषकर धम्म के प्रसार और प्रचार का वर्णन है। इन शिलालेखों के माध्यम से हमें उस समय की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियों की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक के शिलालेख मौर्य वंश के इतिहास को समझने के लिए सबसे प्रामाणिक स्रोत है। इन शिलालेखों में अशोक ने अपनी नीतियों, धार्मिक विचारों और प्रशासकीय सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। यह शिलालेख प्राचीन भारत में ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपियों में लिखे गए हैं। इनके विभिन्न प्राकृत भाषाओं का भी प्रयोग इन शिलालेखों में किया गया है। यह शिलालेख अशोक के धम्म के प्रसार और प्रचार का वर्णन करते हैं, जिसमें नैतिकता, अहिंसा, सहिष्णुता और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे सिद्धांत शामिल हैं। अशोक पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने संदेशों को प्राकृतिक चट्टानों और स्तंभों पर खुदवाया ताकि वे जनता और अधिकारियों तक पहुंच सके। इन शिलालेखों के माध्यम से हमें उस समय की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियों की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक का धम्म उनकी व्यक्तिगत धार्मिक शिक्षा मानी जाती है। अपने शासन के 11वें वर्ष में अशोक बोधगया पहुंचे, जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहां उन्होंने बौद्ध संघ से संपर्क स्थापित किया और सैन्य विजय के स्थान पर धर्म विजय ही अपना प्रमुख लक्ष्य बनाया। अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान पत्थरों और स्तंभों पर शिलालेख खुदवाकर अपने विचारों और नीतियों को प्रचारित किया। ये शिलालेख भारत की सबसे प्राचीन और पढ़ी गई मूल रचनाओं में से है। धर्म में परिवर्तित होने के बाद अशोक ने एशिया के विभिन्न भागों में बौद्ध दूतों को भेजा और महान कलात्मक स्तंभ और स्मारक बनवाए, जो आज भी प्राचीन भारतीय कला के बेहतरीन उदाहरण माने जाते हैं। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य में गिरावट आई। दक्षिण के राजकुमारों की बगावत, हमलों और उत्तराधिकारी को लेकर विवादों के कारण साम्राज्य सिकुड़ गया। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना की, जिसने मध्य भारत के लगभग 100 वर्षों तक शासन किया। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ईसा पूर्व 324 से लेकर ईसा पूर्व 321 तक राज किया। उन्होंने नंद वंश से एक शक्तिशाली सेना प्राप्त हुई थी, जिसकी मदद से उन्होंने उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम और
प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की। मौर्य वंश की जाति और उत्पत्ति आज भी स्पष्ट नहीं है। चंद्रगुप्त ने सिकंदर की पराजित सीमाओं में पंजाब क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया और फिर पूर्व और दक्षिण की ओर अपने सैन्य अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया। अपने शासन के अंत तक उन्होंने पूरी उत्तरी भारत को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। उनके पुत्र बिंदुसार ने उस साम्राज्य को दक्षिण की ओर बढ़ाया और उसे वर्तमान कर्नाटक तक विस्तारित किया। सम्राट अशोक की दरबारी कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण उनके द्वारा बनाए गए स्तंभों में देखा जा सकता है, जो सफेद भूरे बलुआ पत्थर से बनाए हुए थे। ये स्तंभ पूरे साम्राज्य में उन स्थानों पर बनाए गए थे जो बुद्ध के जीवन से जुड़े पवित्र स्थल माने जाते हैं। या किसी महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में बनवाए गए थे। इन स्तंभों पर अशोक के प्रसिद्ध शिलालेख खुदे हुए हैं, जिनमें उन्होंने धम्म बुद्ध के नियमों का प्रचार और प्रसार किया या अपने प्रजा के लिए नैतिक उपदेश दिए थे। सबसे उन्नत रूप में यह स्तंभ ऊंचे और पतले होते हैं, जिनके शीर्ष भाग कैपिटल को बेल की आकार की आकृति में ढाला गया है। इनमें से गहरे कटे हुए पंखुड़ियों की श्रृंखला होती है, जिसे पर्सन पोलिस बेल भी कहा जाता है। बेल के ऊपर एक गोलाकार पट्टी होती है, जिसमें पशु और पुष्प आकृतियों की सुंदर नक्शियाँ होती है। इसके ऊपर एक प्रमुख पशु आकृति रखी जाती है, जिसे सिंह, हाथी या बैल ऐसे पशुओं की आकृति रखी जाती है। और बाद के स्तंभों में चारों दिशाओं में यह दिखाई देती है। मूल रूप में इन स्तंभों के शीर्ष पर एक विशाल पत्थर का धम्मचक्र भी होता था। इन स्तंभों को सुंदर आकृति, चिकनी पॉलिश और उच्च स्तरीय कारागिरी ने उन्हें प्राचीन भारत की सबसे उत्कृष्ट कलात्मक उपलब्धियों में से एक बना दिया है। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान भारत में रॉक कट शिलाखंड वास्तुकला की परंपरा की नींव रखी गई, जो दक्षिण एशिया की सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट कलात्मक परंपराओं में से एक है। बिहार के गया के पास स्थित बाराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियों में खुदी हुई गुफाओं की श्रृंखला इस वास्तुकला की प्रारंभिक मिसालें हैं। इन गुफाओं में अशोक और उनके पोते दशरथ मौर्य द्वारा की गई समर्पणात्मक शिलालेख है, जो दर्शाते हैं कि ये गुफाएं आजीवक सन्यासियों के निवास के लिए समर्पित थी। बाराबर की पहाड़ियों में 4 प्रमुख गुफाएं हैं: सुदामा, लोमस, कर्ण चौपर और विश्वकर्मा। इन गुफाओं की वास्तुकला और निर्माण तकनीक में भारतीय उपमहाद्वीप में रॉक कट वास्तुकला की परंपरा को जन्म दिया, जो बाद में अजंता और एलोरा जैसी प्रसिद्ध गुफाओं में विकसित हुआ। अशोक के शासनकाल से पहले भारत में स्तूप एक सामान्य धार्मिक संरचना थी। हालांकि मौर्य काल से पहले बुद्ध के अवशेषों की पूजा या स्तूपों में उनके अवशेषों को रखने के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। प्रारंभिक स्तूपों का मूल भाग बिना पक्की ईंटों से बनाया जाता था, जबकि बाहरी सतह को पक्की ईंटों से ढककर मोटे प्लास्टर की परत चढ़ाई जाती थी। इन स्तूपों के चारों ओर एक परिक्रमा पथ तथा प्रदक्षिणा पथ होता था, जिसे लकड़ी की बाड़ से घेरा जाता था। इस बाड़ के प्रवेश द्वार पर लकड़ी के तोरण लगाए जाते थे, जो बाद में पत्थर के बने तोरणों में परावर्तित हुए। अशोक के शासनकाल के दौरान स्तूपों के निर्माण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उन्होंने ईंट और पत्थर का व्यापक उपयोग किया, जिसमें स्तूपों की संरचना
और अधिक मजबूत और स्थायी हुई। सांची, सारनाथ, अमरावती जैसे स्थानों पर बने स्तूपों में अशोक ने समय की वास्तुकला की झलक दिखती है। इन स्तूपों में प्रदक्षिणा पथ, तोरण और अन्य सजावटी तत्वों का समावेश हुआ, जो बाद में भारतीय बौद्ध वास्तुकला की पहचान बन गए। इस प्रकार अशोक के शासनकाल ने स्तूप वास्तुकला को एक नई दिशा दी, जिससे यह न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बना, बल्कि भारतीय कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी बन गया। दीदारगंज यक्षी भारत की प्राचीन मूर्तिकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो मौर्यकालीन कला और संस्कृति के समृद्धि को दर्शाता है। यह मूर्ति 1917 में बिहार के पटना जिले के दीदारगंज क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे खोजी गई थी। स्थानिक निवासी गुलाम रसूल ने इसे खोजा और बाद में इसे पटना संग्रहालय में स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में यह मूर्ति बिहार संग्रहालय पटना में संरक्षित है। यह मूर्ति चुनार बलुआ पत्थर से बनी हुई है। इसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट 2 इंच है। मूर्ति एक महिला है जो अपने दाहिने हाथ में चंवरी पकड़े हुए है, जबकि बायां हाथ टूटा हुआ है। मूर्ति की सतह पर मौर्यकालीन मिरर पॉलिश की चमक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो उस समय की उच्च कोटि की कारीगरी का प्रमाण है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 ईसा पूर्व में की थी। उन्होंने मगध के नंद वंश को पराजित कर पाटलिपुत्र को, वर्तमान के पटना को अपनी राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा की और अपने अनुभवों को इंडिका नामक ग्रंथ में संकलित किया, जो उस समय के भारत की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का महत्वपूर्ण स्रोत है। दीदारगंज यक्ष न केवल मौर्यकालीन कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है, बल्कि यह उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि का भी प्रमाण माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की दूरदृष्टिता के कारण मौर्य साम्राज्य को एक सशक्त और संगठित शासक प्रणाली प्रदान की गई, जिसका प्रभाव भारतीय इतिहास में दीर्घकालीन रहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और वे पहले भारतीय सम्राटों में से एक थे जिन्होंने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एकत्रीकृत करने का काम किया। उनके शासक काल में भारत का एक बड़ा हिस्सा एक सशक्त और संगठित साम्राज्य के अंतर्गत आया। चंद्रगुप्त के प्रमुख सलाहकार और मंत्री चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता था, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसने राजनीति, अर्थव्यवस्था और सैन्य रणनीति का विस्तृत वर्णन है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास में एक प्रमुख राजनीतिक विचारक और चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार के रूप में वह प्रसिद्ध है। हालांकि उनके अस्तित्व को लेकर ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण सीमित है, जिससे उनके जीवन और कार्य पर संदेह उत्पन्न होता है। चाणक्य का उल्लेख मुख्य रूप से विभिन्न साहित्यिक स्रोतों में मिलता है, जैसे मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त द्वारा रचित इस संस्कृत नाटक 4वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के बीच में लिखा गया माना जाता है। इसमें चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और नंद वंश के पतन के सूत्रधार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हालांकि यह नाटक ऐतिहासिक तथ्यों के बजाय रचनात्मक कल्पना पर आधारित है। दूसरा स्रोत जो है वो बौद्ध और जैन स्रोत है। महावंश जो 5वीं और 6वीं शताब्दी में और परिशिष्ट पर्वन 12वीं शताब्दी, इन बौद्ध और जैन ग्रंथों में चाणक्य का उल्लेख मिलता है।
लेकिन यह भी उनके जीवन के कई शताब्दियों के बाद के है और इसमें ऐतिहासिक सटीकता की कमी हो सकती है। अब हम चाणक्य के अस्तित्व की पुष्टि करने वाले कोई ठोस पुरातत्वीय प्रमाण अब तक हमें नहीं मिले हैं। भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण ASI ने एक RTI के माध्यम से जो जवाब दिया है कि चाणक्य के अस्तित्व का कोई भौतिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का श्रेय पारंपरिक रूप से चाणक्य को दिया गया है। हालांकि इस ग्रंथ की रचना और उसके लेखक को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह ग्रंथ कई शताब्दियों में विभिन्न लेखकों द्वारा रचित है और इसका अंतिम रूप गुप्त काल में सामने आया है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया और झेलम नदी के पास राजा पोरस के साथ युद्ध लड़ा, जिसे हाइडेस्पिस की लड़ाई कहा जाता है। इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और वह वापस लौट गया। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को पराजित कर मगध पर अधिकार कर लिया और पाटलिपुत्र वर्तमान के पटना को अपनी राजधानी बनाया। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेक्युलस प्रथम निकेटर सिकंदर के एक सेनापति थे। उनके बीच संघर्ष हुआ जिसे सेक्युलस मौर्य युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप दोनों शासकों के बीच एक संधि हुई जिसमें सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्से सौंपे और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 युद्ध हाथी दिए। इस संधि को मजबूत करने के लिए चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी से विवाह किया, जिससे दोनों साम्राज्य के बीच संबंध और प्रगाढ़ हुए। इस संधि के बाद सेल्यूकस ने मेगस्थनीस को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा। मेगस्थनीस ने अपने अनुभवों को इंडिका नामक ग्रंथ में संकलित किया, जो उस समय के भारत की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति को दर्शाता है। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने शासन संभाला और मौर्य साम्राज्य को दक्षिण भारत की ओर विस्तारित किया। बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक ने मौर्य साम्राज्य को अपनी चरम सीमा तक पहुंचाया और बौद्ध धर्म के प्रसार और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और मौर्य साम्राज्य के दूसरे सम्राट थे। उनके शासनकाल में लगभग 297 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व के दरमियान इस समय उनके बारे में सीमित जानकारी उपलब्ध है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आज भी हमारे सामने है। बिंदुसार ने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया। कुछ स्रोतों के अनुसार उन्होंने मौर्य साम्राज्य को दक्षिण भारत की ओर बढ़ाया, लेकिन चोल, पांड्य और चेर वंशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण इन राज्यों पर आक्रमण नहीं किया। बिंदुसार के दरबार में सेल्यूकस के पुत्र एंटिओकस प्रथम ने डेमाकोस नामक राजदूत को भेजा था, जो उनके दरबार में उपस्थित थे। बिंदुसार ने एंटिओकस में मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक यूनानी दार्शनिक सोफिस्ट भेजने का अनुरोध किया था। एंटिओकस ने शराब और अंजीर भेजे, लेकिन यूनानी कानूनों के कारण दार्शनिक नहीं भेज पाए। बिंदुसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म के प्रति विशेष रुचि निर्माण नहीं हुई थी। ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। उनकी प्रशासकीय व्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य को 5 भागों में विभाजित किया गया था।
प्रशासकीय अधिकारी, इन क्षेत्रों का प्रशासन महामात्र नामक अधिकारियों को सौंपा गया था। 16वीं शताब्दी के तिब्बती विद्वान तारानाथ ने उल्लेख किया है कि बिंदुसार ने 16 राज्यों को जीतकर समुद्र से समुद्र तक साम्राज्य का विस्तार किया। हालांकि कुछ इतिहासकार इस दावे की ऐतिहासिकता पर संदेह करते हैं। डियोडोरस ने उल्लेख किया है कि पाटलिपुत्र के राजा बिंदुसार ने यूनानी लेखक याम्बुलस का स्वागत किया था। बिंदुसार के शासनकाल की जानकारी सीमित है, लेकिन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखी और विदेशी संबंधों को सुदृढ़ किया। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व में हुई, जिसके बाद उनके पुत्र अशोक इन्होंने मौर्य साम्राज्य की बागडोर संभाली। अशोक एक महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली शासक थे। उनके शासनकाल का सबसे निर्णायक क्षण 262 से लेकर 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध था, जिसमें भारी जनहानि हुई। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1,50,000 को निर्वासित किया गया। युद्ध की भीषणता देखकर अशोक ने हिंसा का त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा का तथा धर्म के विजय के मार्ग पर वो चल पड़े। अशोक ने अपने शासनकाल में लगभग 259 से लेकर 232 ईसा पूर्व के दौरान धम्म के प्रचार के लिए पूरे एशिया में दूत भेजे और अनेक शिलालेखों की स्थापना की। यह शिलालेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में आज भी पाए जाते हैं और ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक तथा आरामाइक लिपियों में लिखे गए यह शिलालेख है। अशोक के ये शिलालेख उनके शासन की नीति, धार्मिक विश्वास और नैतिक मूल्यों का महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोक सम्राट ने अपने शासनकाल में कई उल्लेखनीय राजनीतिक तथा सैन्य उपलब्धियां हासिल की। उनकी नीतियां और उपलब्धियां अशोक के शिलालेख में दर्ज है, जो अफगानिस्तान से लेकर आंध्र प्रदेश तक फैली हुई है। अशोक के शिलालेखों में उनके साम्राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं पर जोर दिया गया है। उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया, लेकिन अन्य धर्मों की भी उन्होंने कभी निंदा नहीं की। उनके शिलालेखों में सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता की भावना प्रकट होती है। पाटलिपुत्र से उन्होंने एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली को सफलतापूर्वक संचालित किया। एक विशाल नौकरशाही कर एकत्र करती थी और निरीक्षक अपनी रिपोर्ट सम्राट अशोक को प्रस्तुत करते थे। कृषि को सिंचाई द्वारा प्रोत्साहन दिया गया। प्रमुख व्यापारिक और राजनीतिक केंद्रों को जोड़ने वाली उत्कृष्ट राजमार्ग बनाए गए थे, जिन पर सराय, कुएं और छायादार वृक्षों की व्यवस्था भी की गई थी। प्राचीन इतिहास मुख्यतः स्थानिक या विदेशी भाषाओं के साहित्यिक स्रोतों पर आधारित रहा है। अशोक ने बौद्ध धर्मों को प्रोत्साहित किया, लेकिन अन्य धर्मों की निंदा नहीं की। उनके शिलालेखों में सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता की भावना प्रकट होती है। अशोक ने अपने शासनकाल में एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली स्थापन की थी। बौद्ध धर्म के प्रचार में धार्मिक व्यक्तियों, विशेषकर भिक्षुओं तथा भिक्षुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आयुर्वेद के ज्ञान को अन्य देशों में फैलाया। बौद्ध भिक्षुओं ने आयुर्वेद को पूर्वी एशियाई देशों में जैसे मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, जापान, सिंगापुर, कोरिया और तिब्बत में पहुंचाया। अशोक ने प्रमुख बौद्ध स्थलों की यात्रा की और वहां स्मारक स्तंभों की स्थापना की, जिन पर उन स्थानों के महत्व का वर्णन किया गया है। उदाहरण के लिए लुम्बिनी में स्थापित स्तंभ पर बुद्ध के जन्म स्थान का उल्लेख है।
इस पर अशोक ने शिलालेख न केवल उनके शासन की नीतियां और उपलब्धियों का दस्तावेज है, बल्कि बौद्ध धर्म और आयुर्वेद के प्रसार और प्रचार में उनकी भूमिका का भी प्रमाण है। ब्राह्मण इतिहासकारों ने यह इतिहास प्रचारित किया कि नंद वंश ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध पर शासन किया और यह उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। महापद्मनंद ने उस वंश की नींव रखी और धर्मानंद तक उसके शासक रहे। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, एक ब्राह्मण मंत्री थे जिन्होंने धनानंद से अपमानित होने के बाद नंद वंश को उखाड़ फेंकने की कसम खाई। उन्होंने तक्षशिला में एक युवक चंद्रगुप्त मौर्य को पाया जो शाही गुणों से संपन्न था और उसे राजनीतिक और युद्ध की शिक्षा दी। लगभग 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर नंद साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और धनानंद को पराजित किया। इस विजय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त की माता का नाम मुरा था, जिससे उन्हें मौर्य कहा जाता है और उनके द्वारा स्थापित वंश को मौर्य वंश कहा जाता है। यह विचार 18वीं शताब्दी के संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस के टिप्पणीकार धुंधीराज द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने मुरा को नंद वंश के राजा की पत्नी बताया और इस आधार पर मौर्य शब्द की उत्पत्ति बताई गई। हालांकि कई प्रमुख इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर इस सिद्धांत की आलोचना की है। राधा कुमुद मुखर्जी ने इस उत्पत्ति को शुद्ध कल्पना तथा मिथिकल बताया है। उनका यह कहना है कि संस्कृत व्याकरण में मुरा से मौर्य बनाना संभव नहीं है, क्योंकि मुरा स्त्रीलिंगी है और मौर्य पुल्लिंग। उन्होंने इसे धुंधीराज की व्यक्तिगत व्याख्या माना, जो ऐतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं खाती। H.C. राज चौधरी ने भी इस सिद्धांत को खारिज किया और उसे बेतुका बताया, जिसके अनुसार पुराणों में चंद्रगुप्त के माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती और धुंधीराज की व्याख्या ऐतिहासिक तथ्यों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। डॉक्टर H.R. गुप्ता इन्होंने इनके इस सिद्धांत को काल्पनिक बताया और कहा कि यह ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत है। उनके अनुसार चंद्रगुप्त का नाम मुरा से लिया गया होना ऐतिहासिक दृष्टि से असंभव है। इस प्रकार अधिकांश प्रमुख इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम और मौर्य वंश की उत्पत्ति को लेकर धुंधीराज का सिद्धांत ऐतिहासिक और व्याकरणिक दृष्टि से बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म के पतन को एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति के रूप में देखा। उनके अनुसार मौर्य साम्राज्य का पतन मुख्य रूप से ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया के कारण हुआ, जिसे उन्होंने काउंटर क्रांति तथा काउंटर रिवॉल्यूशन के रूप में परिभाषित किया। अंबेडकर के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण यह ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया तथा काउंटर रिवॉल्यूशन था। अंबेडकर कहते हैं कि सम्राट अशोक के धर्म नीति के कारण ब्राह्मणों का प्रभुत्व कमजोर हुआ। अशोक ने यज्ञों और बलि प्रथाओं को प्रतिबंधित किया, जिससे ब्राह्मणों का प्रभाव कम हुआ। इससे नाराज होकर उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के पोते बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की, जिससे ब्राह्मणवाद की पुनर्प्रस्थापना की गई। अंबेडकर इसी कड़ी में अगला कारण बताते हुए कहते हैं कि मौर्य काल को जातिवाद के उन्मूलन का काल माना जाता है, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में जातिवाद की पुनर्प्रस्थापना हुई, जिससे समाज में असमानता बढ़ गई।
इसी दौरान मनुस्मृति जो ब्राह्मणों के अधिकारों और जातिवाद को वैध ठहराती है, इसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्राह्मणवादी विचारधारा का प्रतीक माना। उन्होंने इस बौद्ध धम्म के सिद्धांत के विपरीत बताया, जो समानता और न्याय की बात करता है। बौद्ध धम्म का पतन एक महत्वपूर्ण, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया ने बौद्ध धम्म को कमजोर किया और उसे भारत से बाहर खदेड़ दिया। उन्होंने इसे एक धार्मिक क्रांति के रूप में देखा, जिससे बौद्ध धम्म की शिक्षाओं को दबाया गया। अंबेडकर के दृष्टिकोण से मौर्य साम्राज्य का पतन केवल राजनीतिक कारणों से नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक कारणों से भी हुआ, जिसमें ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ अन्य विद्वान भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इस दृष्टि से सहमत हैं। उदाहरण के लिए हरिप्रसाद शास्त्री ने भी बौद्ध धम्म के पतन के लिए ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया तथा काउंटर रिवॉल्यूशन जिम्मेवार है, ऐसा माना। उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक के द्वारा यज्ञों पर प्रतिबंध और बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने से ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति कमजोर हुई और पुष्यमित्र शुंग की विद्रोह ने इस स्थिति को पलट दिया। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने अंबेडकर की इस व्याख्या पर सवाल उठाए। रोमिला थापर और एटीएन लामोट ने यह कहा कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा बौद्धों के प्रति उत्पीड़न के प्रमाण सीमित है और उसे अतिरंजित करके बताया गया। उनके अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे प्रशासनिक विफलता और आंतरिक संघर्ष। आपको यह एपिसोड कैसा लगा, इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स पर आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें। हम इसी जानकारी के साथ आज का यह एपिसोड यहाँ पर ही रोकते हैं और इससे ज़्यादा अच्छी जानकारी पाने के लिए जिन लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करें। हम इसी शब्दों के साथ आज का यह एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।